नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है ग्लैडियोलस की व्यावसायिक खेती और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मीनाक्षी बसोली, जो कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी में बतौर सहायक प्राध्यापक पुष्प एवं स्थल सौंदर्यकरण विभाग में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ग्लैडियोलस, जैसे कि हम जानते हैं कि एक पुष्प है और मतलब जैसे पार्टीज़ में कोई फंक्शन है, बुकेज़ में देखते हैं हम लोग ज़्यादातर ग्लैडियोलस का प्रयोग होता है। इसका परिचय आपसे जानना चाहेंगे। जी, ग्लैडियोलस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्पीय फसल है। जी, इसका वानस्पतिक नाम ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस है जी। और इसको हम सामान्यतः सॉड लिली या कॉर्न फ्लावर लिली के नाम से भी जाना जाता है। सॉड लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती है वो सॉड तलवार की तरह देखने की तरह होती है, तो इसलिए इसका नाम सॉड लिली कहा जाता है। और ये अपने विभिन्न आकार व रंगों के लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो ये भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में इसका कल्टीवेशन की जाती है। जैसे आप उत्तराखंड में की जाती है, वेस्ट बंगाल में है, आपके पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, हिमाचल में भी इसकी थोड़ी बहुत खेती की जाती है। और यह जो फसल है इरिडेसी कुल सदस्य का एक सदस्य है और ये बहुत सारे हमारे आजकल बहुत सारे विभिन्न प्रोडक्ट्स है, जैसे है आप कट फ्लावर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि ये विभिन्न तरह के किस्मों में पाया जाता है, तो इसके हम जानना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है। और जैसे कि आपने बात की कि ये हिमाचल में भी उगाया जाता है, तो किसानों को मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये अपना वो कमाते हैं, इसमें बेनिफिट कमाते हैं? जी, अगर इसके महत्व की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि इसको कट फ्लावर के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है ये। इसको हम बुके में या शादी की डेकोरेशन में, साज सज्जा में, बाहर आप स्थल सौंदर्य जिसे कहते हैं, आप अपने गार्डन में भी इसको लगा सकते हैं। तो इसका आजकल बहुत ही ज़्यादा कट फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कट फ्लावर मीन्स कि जैसे हम अपने तरीके से आपको इसको काटना है, मतलब अपनी तरीके से कि हमें कितना बड़ा चाहिए या कितना छोटा चाहिए, उस तरीके से अपनी तरफ से हम काट छाट करके इसको सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हिमाचल में इसके महत्व की बात करूं तो हिमाचल में ये एक विशेष महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि ये हिमाचल में अब मध्यम से लेकर उच्च पर्वतीय क्षेत्र, इसको सारी जलवायु वाले क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी से, इस जलवायु वाला जो क्षेत्र है ये बहुत अच्छे से उगाई जाती है। और इसको जो हिमाचल में इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये हिमाचल में ऑफ सीजन में इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में इसके लगाने का समय बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मतलब हमें मैदानी इलाकों में अगर हम इसको सितंबर अक्टूबर में हम लगा रहे हैं तो हम अपने मध्यम एवं जो हमारा उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे हम इसे फरवरी मार्च से आगे इस महीने में हम इनको लगा सकते हैं। तो ये जो हिमाचल के जो किसान हैं उनको इससे काफ़ी मुनाफा हो सकता है, इसकी ऑफ सीजन जो प्रोडक्शन है अगर वो इस फसल को लगाते हैं। साथ ही साथ जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे आपकी लाहौल स्पीति है या किन्नौर वाला एरिया है, वहाँ के लिए भी ये जो है फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे ये कंद उत्पादन के लिए ये जगहें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कंद उत्पादन भी एक अलग ही व्यवसाय है। तो बाकी जगह इसका कंद उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है और जो हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मतलब कि इसके लिए जो जलवायु है वो किस तरह की जलवायु, मतलब वो शीत जलवायु चाहिए होती है? जी, जैसे कि हमें पता है हिमाचल को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। जैसे निचले मैदानी क्षेत्र है, फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्र है। तो जो उनको लगाने का तीनों में अलग अलग समय है, तो हम इसको सारी जलवायु वाले क्षेत्रों में हिमाचल में लगा सकते हैं।
अगर हम टेम्परेचर या तापमान की बात करें तो 16 से लेकर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दिन तापमान जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं वो इसके लिए उपयुक्त रहता है। जी मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रदेश में भी ये शायद पूरे साल भर इसकी खेती की जा सकती है। हाँ बिल्कुल सही आपने कि देखिए क्योंकि फंक्शंस तो पूरे साल भर ही चलते हैं। ये पूरे साल के लिए। और वैसे भी ग्लैडुलस की जो है गुलदान जो आप वेज में आप फ्लावर रखते हैं ये अपने उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक गुलदान में इसकी आयु रहती है। जी तो देखिए इसकी आयु बढ़ाने के लिए जैसे हमने ये तोड़ा है, ये प्लांट तोड़ा है और अपने गुलदान में लगाया है। आपने एक तो बताया कि नेचुरली भी जो इसकी आयु है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम इस तरह ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक ये टिका रहे। कुछ खास ऐसा करना पड़ता है कि पानी ज़्यादा या कम या इस तरह का कुछ हम कर सकते हैं? जी वैसे तो हम पानी में ही इसकी आयु जो है गुलदान आयु काफ़ी लंबी रहती है। अगर पानी में ही इसको हम अपने मेज़ पे रखें, टेबल पे रखें तो 8 से 12 दिन तक ये आराम से मेज़ पे रह जाता है। पर अगर फिर भी आपको उसकी बढ़ानी है तो हम सुक्रोज कहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और 8-HQC होता है जो कि जर्मीसाइड है जो इसमें जर्म्स बनने नहीं देता। उन दोनों को मिला के उन दोनों का मिश्रण करके हम उसको पानी में घोल के आप अपने वेज में रख सकते हैं। मतलब कोई मीठी चीज़, हाँ मीठी चीज़ जो शुगर है, सुक्रोज है, उस शर्करा जिसे कहते हैं 2% के करीब उसको हम लेते हैं और पानी में उसको घोल देते हैं। और ये मार्केट में आजकल काफ़ी अवेलेबल रहती है इस तरह की फ्लोरल प्रिजर्वेटिव्स इन्हें कहते हैं। तो इनका काफ़ी मार्केट में और जहाँ पे हमने लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मतलब हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर मार्केट में निकलेंगे ढूंढने के लिए तो ये हमें मिल जाएगा आराम से। जी तो इसकी प्रमुख जो किस्में हैं उसके बारे में हमें बताइए। जी जैसे मैंने कहा कि ग्लैडुलस विभिन्न आकारों और रंगों में मिलता है। तो जो रंग की बात है अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो थोड़े गहरे रंग है जो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं मार्केट में। उसी तरह गर्मियों में हम हल्के रंग प्रेफर किए जाते हैं। और विभिन्न किस्में जैसे लाल, पीली, सफ़ेद, इसी तरह से गुलाबी भी है और पर्पल भी इसका काफ़ी जो ये रंग है ये सारे रंग मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। तो कुछ एक वैरायटियां हैं जैसे आप लाल रंग की बात करेंगे तो रेड ब्यूटी है, आपकी मेजेस्टी है, अमेरिकन ब्यूटी है, ये लाल रंग की कुछ वेराइटियां हैं। इसी तरह से पीले रंग की वेराइटी है तो जेस्टर है, नोवा लक्स है। अगर वाइट में आप बात करें तो अमेरिकन वाइट है, स्नो प्रिंसेस है। तो इस तरह की कुछ वेराइटियां हैं जो अलग अलग विभिन्न रंगों में होती है। बैंगनी में आप मयूर ले सकते हैं और हर मैजेस्टी ये बैंगनी कलर में काफ़ी प्रचलित है। इस तरह से हमारे जो IRI दिल्ली है और IHR बेंगलोर है जो हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने भी काफ़ी अपनी वैरायटियां रिलीज़ की है तो वो भी काफ़ी मार्केट में आजकल प्रचलित है। हमारी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ने भी हमने भी एक वैरायटी रिलीज़ की है, सोलन मंगला है, वो भी हम मार्केट में लाल रंग की वैरायटी है जो मतलब यहीं तैयार की गई है। हाँ जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में ही तैयार की गई है। तो ये सारी जो लाल कलर की वैरायटी है तो ये मार्केट में ये भी आजकल काफ़ी प्रचलित है। जी देखिए आपने हमें जलवायु के बारे में तो बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है या किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है इसकी उपज के लिए? जी ग्लैडुलस की उपज के लिए हम भुरभुरी और दोमट मिट्टी कहते हैं, इसे सैंडी लोमी सॉइल कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, ये इसकी आवश्यकता रहती है। और हमें ग्लैडुलस की खेती ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पे अच्छे तरह से निकास जो नली है जो उसकी अच्छा सा ठीक प्रावधान किया गया हो। प्लस जो मिट्टी की pH है उसका जो है pH मान है 5.5 से 6.5 तक उपयुक्त रहता है। मतलब ये जो pH मान है ये तो हमें उस विभाग से बुलाकर वो करवाना पड़ेगा। सॉइल लेबोरेटरी आजकल काफ़ी जगह सॉइल एनालिसिस लेबोरेटरी में होती है तो वहाँ पे भी फार्मर जाके pH जो है चेक करा सकता है अपनी सॉइल का। जी और उचित समय इसको लगाने का क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फसल प्राप्त हो? जी
फसल लगाने का समय जैसे मैंने कहा कि ये हमारे मैदानी क्षेत्रों से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों तक इसको लगा सकते हैं जी। अगर हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि निचले पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम हमारा एरिया है, जो हिमाचल की बात करें तो बहुत कम एरिया निचले पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो वहाँ हम शरद ऋतु के शुरू होने पे उसको हम लगा सकते हैं। जैसे सितंबर अक्टूबर के टाइम हम इसको लगाने प्रेफर करते हैं। अगर हम मध्यम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये हम जैसे आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है, मिड हिल्स के अंडर आता है, तो इसमें हम मार्च के बाद मार्च अप्रैल में कभी भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे हम आगे अप्रैल से जून तक इसकी प्लांटिंग हम इसको कर सकते हैं जी। तो ये लगाया किस तरह से जाता है? ये कंदों में लगाया जाता है या फिर इसका बीज हमें मिलता है? ये जो ग्लैडुलस है वो कंदों द्वारा लगाया जाता है। कंदों जैसे आपका प्याज और लहसुन का बीज होता है, उसी तरह से इसका भी बीज होता है, उसे कंद कहा जाता है, या इंग्लिश में बात करते तो हम इसे कॉम कहते हैं, कॉम से लगता है। तो इसके लगाने के लिए हमें जो है पहले आपको भूमि की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 2-3 बारी आप भूमि को जोतना पड़ेगा, भूमि की तैयारी, और कुछ दिनों के लिए उसको आप खुला छोड़ सकते हैं। कि जैसे आपने बताया ना कि ये दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, कि सैंडी सॉइल आपने बताया, सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल जी। तो क्या हम ऐसे ये मान के चल सकते हैं कि अगर जैसे दोमट मिट्टी नहीं है तो उसमें थोड़ी सी रेत मिला सकते हैं उसको भुरभुरा करने के लिए? ऐसा भी हमने देखा है कि किसान इस तरह के तरीके अपनाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अगर आपके पास ज़्यादा सैंडी सॉइल है तो आप उसमें गोबर वगैरह मिला के उसको आप थोड़ा सा भुरभुरा जोपन है उसका, अगर ज़्यादा भुरभुरापन है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर आपकी क्ले मिट्टी ज़्यादा है, पानी वाली मिट्टी है, तो उसमें आप सैंड डाल के उसको सही बना सकते हैं, दोमट बना सकते हैं, दोमट मिट्टी बना सकते हैं। देखिए, कंद की खेती होने के बाद, उसको उगाने के बाद जो उसकी इंटरकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से चलती हैं, क्या करते हैं हम उसमें? जी, इंटरकल्चर से पहले मैं बताना चाहूँगी इसको लगाने का जो है डिस्टेंस है जो 30 बाय 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। 30 हम रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, और 10 हम रखते हैं आपके 30 हम रखते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 10 हम रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। इस तरह से आपका 1 मीटर स्क्वायर में हम 30 कॉम्स या 30 कंद आ जाता है जी। और आप लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें जो कॉम का साइज़ वगैरह है वो आपका अगर 4 सेंटीमीटर हो या उससे बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पाइक की जो ग्लैडुलस की स्पाइक होती है उसके साइज़ के लिए जी। और इसमें जो खाद और उर्वरक हैं वो किस तरह से डाले जाते हैं और वो उनकी आवश्यकता किस हिसाब से होती है? मतलब ज़्यादा डालने पड़ते हैं, कम डालने पड़ते हैं, या किस तरह से करते हैं उसे? ग्लैडुलस की जब आप उसकी भूमि तैयार कर रहे हो, उसके बेड्स तैयार कर रहे हैं, उस वक्त ग्लैडुलस में आप जो गली सड़ी गोबर है वो आप 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आप मिला सकते हैं जी। और इसी तरह से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी इसमें उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो नाइट्रोजन आप 30 ग्राम, इसी तरह से फास्फोरस आप 30 ग्राम, और आपका पोटाशियम है जो वो 20 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसको बेसल एप्लीकेशन, मतलब जब आप भूमि तैयार कर रहे हैं आपको उस वक्त उसमें मिला देनी है जी। और उसके बाद हम बाद में भी इसकी फर्टिगेशन करते रहते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो हम उसको 15 ग्राम जो है आपको 3 पत्ती वाली स्टेज में देते हैं, फिर 15 ग्राम हम अगली 3, जब 6 पत्तियां निकल जाती है तो 15 ग्राम पर मीटर स्क्वायर हिसाब से उसमें आप दे सकते हैं जी। क्या इनमें भी कोई रोग कीट होते हैं, बीमारियां लगती हैं? जी, जो फुजेरियम ग्लैडुलस में है, फुजेरियम जिसे कहते हैं हम, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है, फुजेरियम विल्ट कहते हैं उसे, झुलसा रोग कहते हैं इसे। वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैडुलस में इस रोग की बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत पौधों को बहुत ज़्यादा ये ग्रस्त करते हैं। ये बीमारी जो है फुजेरियम विल्ट है। इसमें पत्ता क्या होता है, पीला पड़ जाता है पत्ता धीरे। पहले जो है गोलाकार के आपको उसमें चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, फिर वो जो है धीरे धीरे पूरे पत्ते पे जो है वो फैलना शुरू करता है, लाल रंग के धब्बे जो होते हैं, और इससे पत्ता जो है धीरे धीरे
पीला पड़ जाता है जी। और पत्ते से ही नीचे की तरफ वो आपकी जड़ों तक भी वो जो है जो पौधा है वो गलने लग जाएगा। आपको देखने से लगेगा कि पौधा मुरझा गया है, पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां बिल्कुल सूख जाएगी और मुरझान आपको लगेगा पूरी तरह से पौधा मुरझा गया है। तो यही बीमारी नीचे कंदों में तक भी जाती है। वो कंदों जो आपके कॉम्स है वो भी उसमें सड़ने, इस बीमारी से सड़ने लग जाते हैं। जी जी। तो इसका जो निवारण होता है किस तरह से कर सकते हैं हम? देखिए, फुजेरियम विल्ट ग्लैडुलस में बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, तो फार्मर है कुछ रेजिस्टेंट वेराइटियाँ होती है जैसे इस बीमारी के लिए, उनका सबसे पहले चयन करें कि कौन सी वेराइटी, जैसे मैंने कहा है आपकी नोवालक्स है, अमेरिकन ब्यूटी है, वाइट अमेरिकन है, तो ये सारी कुछ वेराइटियाँ हैं जिनको फार्मर लगा सकता है अपने खेतों में, क्योंकि ये फुजेरियम को थोड़ा बहुत रोकती है जी। इसी तरह से कुछ IRI से भी हमारे जो कृषि अनुसंधान संस्थान है भारतीय, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इन्होंने भी कुछ वेराइटियाँ रिलीज़ की है, जैसे पूसा मनमोहक है, पूसा रेड वेलेंटाइन है, पूसा विदुषी, तो ये वेराइटियाँ भी फुजेरियम को काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट करती है, तो ये भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो है ये एक्चुअली ये फंगस से होता है, फफूंद से होता है, तो मिट्टी में ये काफ़ी रहता है, तो फार्मर को सलाह दी जाती है कि वो क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ करे, क्रॉप के अगले साल कोई और फसल लगाए उस वाली जगह पे। अगर हम केमिकल की बात करें तो डाइथिन बेविस्टिन के घोल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं जी। और कुछ हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी हम इसमें देते हैं, जिसमें 50 से 55 तक हम पानी में कम से कम 1 घंटा हम बल्ब्स कॉम्स को रखते हैं, और इसके साथ साथ आप एडिशन भी कर सकते हैं, उसमें डाइथिन या बेविस्टिन को भी मिला सकते हैं। इससे जो है ज़्यादा इफेक्टिव ये मेथड होगा अगर आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट से भी करते हैं। जी जी। देखिए, आपने अभी तो हमें फसल के बारे में बताया और ये बताया कि फसल से ये कंदों में चला जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे ये तो कंदों की ही बिजाई होती है, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कंदों में पहले से कोई रोग हो या कंदों में ही रोग लग जाए? जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंदों में भी जैसे मैंने कहा फुजेरियम होता है, या एक और है जिसे हम बोट्राइटिस के नाम से, फफूंद और रोग है बोट्राइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि कंदों में ही लगता है। वो अधिक तापमान के कारण या आप ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए उसके कारण वो फफूंद रोग आ जाता है, खासकर भंडारण जो हम स्टोरेज कहते हैं उसी वक्त ये रोग आ जाता है। तो इसके लिए हम जब आप कंदों का भंडारण कर रहे हो तो आपको पहले ही उसका ट्रीटमेंट करना होगा उसको। तो भंडारण करने से पहले इसको कंदों को, जैसे मैंने कहा कि ट्रीट करना है, अगेन हम इसको डाइथिन और बेविस्टिन के घोल से दोनों को मिला के, आपका जो बेविस्टिन 2 ग्राम और 1 ग्राम के हिसाब से आपका लेना है और इसको घोलना है, और इससे आपको कंदों को इसमें आपने रख लेना है, कम से कम आधे से 1 घंटे तक आप रख सकते हैं, उस घोल में डुबो के रख सकते हैं। फिर आपको उनको सुखाना है छायादार वाली जगह में, फिर आप उसको किसी बैग्स वगैरह में, गन्नी बैग्स में, नायलॉन बैग्स में उसमें रख सकते हैं और कोल्ड स्टोर में स्टोरेज के लिए रखते हैं। जी, मतलब ये आपने अभी हमें बताया कि इसका सही तरीके से भंडारण किस तरह से किया जाता है। जी जी। तो इसके बाद कोल्ड स्टोर में जो है हम ग्लैडुलस है, जब हम उसको ज़मीन से उखाड़ते हैं तो इसके बाद ये डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं जी, यानी कि सुप्त अवस्था। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, डोरमेंसी स्टेज, रेस्ट पीरियड में ये चले जाते हैं। तो ये अगर हम तुरंत इनका रोपण करेंगे तो ये नहीं अंकुरित होंगे, तो इसके लिए हम इनको ट्रीट करके हमें इनको कोल्ड टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है, इनको भंडारण करना पड़ता है, कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो हम 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से कम इसको रखते हैं और 3 से 3.5 या 4 महीने तक हम इसको भंडारण कक्ष में रखते हैं। तो इसी तरह अगर आपने पहले से ही उसको ट्रीट किया है, जैसे मैंने ये फंजीसाइड जो कहा है, उनसे आपने पहले ही कंदों को ट्रीट किया है, तो ये बीमारी आने के चांसेस है कम रहते हैं। जी। और इसकी जो कटाई होती है सही तरीके से वो किस तरह से की जाती है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे किसान हैं कटाई करते समय वो गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उनके जो मार्केट में जो उत्पाद जाता है उसमें उसको थोड़ा नुकसान होता है। जी।
यहाँ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो हम फूलों की कटाई है या सुबह आप कर सकते हैं या शाम के टाइम आपको कटाई करनी होती है। सुबह या शाम के टाइम, सुबह मतलब दिन में नहीं करनी है आपको, या तो आप मॉर्निंग आवर्स में कीजिए या शाम को आप इसकी कटाई कर सकते हैं जी। और कटाई के साथ आपको पानी से भरी हुई, कम से कम आपकी पानी से आधी बाल्टी आपकी पानी से भरी हो, उसमें आपको एकदम से कट करके जो आप स्टेम्स कट करते हैं पानी की बाल्टी में आपको रख देना है ताकि वो उनकी जो तरोताज़ा वो रहे। ठीक। और जो है काटने का भी जो है वो हम मार्केट के हिसाब से भी इसको काटा जाता है। अगर आप दूर कहीं मार्केट है, अगर आपने वहाँ के लिए आपने इसको कट करना है तो उसकी अलग स्टेज होती है। इसी तरह से जो नज़दीक वाली मार्केट है उसके लिए अलग स्टेज रहती है। अगर दूर वाली की बात करें हम, तो जब जो इसकी स्पाइक में जो फ्लोरेट्स होते हैं, फूल होते हैं, जो सबसे नीचे वाले 1 या 2 फ्लोरेट्स होते हैं, जब उसमें कलर आना शुरू हो जाए तो हम इसको दूर वाली मार्केट अगर कहीं भेजना है उसके लिए ये अवस्था बिल्कुल उपयुक्त रहती है। इसी तरह से अगर हमने कहीं आपने शॉर्ट डिस्टेंस मार्केट में भेजना है, कहीं नियर बाय मार्केट में आपने इसको भेजना है, तो नीचे के 2-3 जो फ्लोरेट है उसके जो फूल है उसमें जब वो खिलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप उस अवस्था में इसको काट सकते हैं तथा मंडियों में भेज सकते हैं। जी। और इसकी ग्रेडिंग, देखिए पैकेजिंग थोड़ी बहुत आपने बताई दी है, पर हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे इसकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग किस तरह से होती है। जी। ग्रेडिंग जो है इसको विभिन्न जो है इसकी स्टेम लेंथ जो होती है, पुष्प की जो लंबाई, जो पुष्पडंडी की लंबाई के अनुसार, तथा जो पुष्प में फ्लोरेट्स जिन्हें कहते हैं, पुष्प जो आपकी स्पाइक में फ्लोरेट्स लगे होते हैं उसके आधार पे इनको ग्रेड किया जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो जैसे सबसे पहले जो हमारा ए ग्रेड है जो रहता है वो 107 सेंटीमीटर से ऊपर उसकी लंबाई होनी चाहिए। स्टेम की जो है आपकी लंबाई 107 से ऊपर सेंटीमीटर की हो, तथा जिसमें फ्लोरेट्स है, जो फूल लगे हैं ग्लैडुलस में, उसमें 16 से ऊपर उसमें जो है फ्लोरेट्स लगे हो। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात है। पर जैसे आपने लोकल या हिमाचल अगर भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे हम जिनमें फ्लोरेट्स से ही हम इनकी नंबर ऑफ फ्लोरेट्स जो होते हैं उनसे ही उसका जो है ग्रेडिंग करते हैं। तो जिनमें 14 वो सबसे ए क्वालिटी आपकी जो मानी जाएगी, ए ग्रेडिंग ए रहेगा, जिनका 14 से ज़्यादा फ्लोरेट, जिसमें फूल ज़्यादा रहेंगे तो फ्लोरेट कहते हैं उसमें जो रहते हैं। तो अगर वो 14 से ज़्यादा रहेंगे तो वो एक क्वालिटी होगी। अगर बी रखा है आपने 11 से 13 तक आप बी रख लिया। इसी तरह से आपका 8 से नीचे वाली मार्केट में प्रेफर नहीं की जाती है। तो 8 से ऊपर वाली ही फ्लोरेट्स रहनी चाहिए। 8 या लोकल मार्केट की ये बात की जा रही है। जी। और इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करें तो हम इसकी पैकेजिंग के लिए 10 से 12 जो है स्टेम्स को इकट्ठा करके उसका एक बंडल बना सकते हैं। 10-12 स्टेम्स को इकट्ठा करके उसको बंडल बना सकते हैं। उसके बाद इसको सेलोफिन शीट से आपने इसको लपेट देना है, तथा इसको जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं उसमें आपने इसको रख लेना है। अभी उनका साइज़ है जैसे 120 सेंटीमीटर और 30 बाय 30 सेंटीमीटर रहता है। मतलब उनकी ऊंचाई जो है आप 120 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह से लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये तीनों आपकी रहती है। 30 बाय 120 सेंटीमीटर इसकी आपकी हाइट रहेगी। तो अब जब हम इसको आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो आपने उसको लंबवत, मतलब आपको सीधा खड़ा रखना है आपको। अगर अदरवाइज क्या है, जो उसके फ्लोरेट्स है अगर आप हॉरिजेंटली रखेंगे तो ये मुड़ना उसके जो ऊपर वाले 1-2 फ्लोरेट्स है वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो आपको जब इसकी ट्रांसपोर्ट है या इसकी पैकेजिंग के टाइम ही इसको आपने जो इसकी स्पाइक है वो आपको सीधी लंबवत रखनी है। जी। काफ़ी सारे फार्मर्स है वो आपको इसको तिरछा रख लेते हैं या फिर वो लिटा देते हैं। फिर इस तरह से तो ये होगा ना कि एक के ऊपर अगर एक भी रखेंगे तो नीचे वाले जो फूल हैं वो तो सारे ही नहीं। इसमें ये भी होता है, इसकी जो ऊपर वाली फ्लोरेट्स है, जो ऊपर वाला फूल है वो उसमें नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एक डिसऑर्डर है, इसमें वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है। तो वो क्वालिटी जो है आपके जो स्पाइक की आपकी कट स्टेम की क्वालिटी है उससे वो खराब होने लगती है। तो इसको सीधा ही आप उसको बॉक्स को है जो बिल्कुल सीधा रखे आप लंबवत, और इसकी पैकेजिंग भी इस तरह से की जाती है। देखिए इस फूल की
खेती से, मतलब किसान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अधिकाधिक जो है लाभ कमा सके? जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये विभिन्न रंगों में आता है। जी। तो किसान को अगर ये मार्केट की जो है कैसी डिमांड है उसके हिसाब से किसानों को सबसे पहले तो वही किस्में लगानी चाहिए जो मार्केट में और वही रंग लगाने चाहिए जो मार्केट में जिनकी डिमांड है। तो ऐसे में फार्मर्स को अब विभिन्न किस्म जो रंग है उनकी वो आप ग्लैडुलस में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक रंग नहीं बिक रहा है तो दूसरे रंग की मार्केट में डिमांड होगी, तो एटलीस्ट दो तीन रंगों को वो लगा सकता है। और इसी तरह से वो जो स्टैगर्ड प्लांटिंग कहते हैं हम, स्टैगर्ड प्लांटिंग होता है कि इंटरवल पे लगाना, जैसे 15 दिन पहले लगाया, 15 दिन उसके बाद अंतराल पे, अंतराल। इस तरह से क्या होता है, मार्केट में एक तो गलट नहीं आएगा, एक तरह से सारी जो एक तरह जो स्टेम्स है या प्रोडक्ट है, हाँ, तो सारे वर्ष भर जो है इसकी जो है जो कटिंग्स है वो आप फूल जो है आप सप्लाई कर लॉन्ग पीरियड के लिए सप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर से अगले अंक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।